अच्छा जी। अब हम आ जाते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्रोटीन्स फॉर ट्रीटमेंट पे। ओके, ये मैं अलग से एक्सप्लेन कर देती हूँ। रीड नहीं करेंगे, हम ये साथ साथ लिखेंगे। अच्छा, हमारे पास सबसे पहले थोड़ा सा हम रिवाइंड करते हैं। हम इंसुलिन की बात करते हैं। हमने जब स्टार्ट किया था जीन टैग, तो हमने इंसुलिन जीन की एग्जांपल से स्टार्ट किया था कि हमें इंसुलिन बनवानी होती है लार्ज अमाउंट्स में। लार्ज क्या कहते हैं, नंबर्स में हमें इंसुलिन बनवानी होती है, ताकि हम उन लोगों को जिनको डायबिटीज है, जो खुद से इंसुलिन नहीं बना पा रहे। टाइप 1 डायबिटीज में आपकी जो बॉडी के पैंक्रियाटिक सेल्स होते हैं, दे आर अनेबल टू मेक इंसुलिन। तो ऐसे इंडिविजुअल्स जिनकी बॉडी अपनी खुद की इंसुलिन नहीं बना सकती, उनको हम इंसुलिन इंजेक्शन दे सके, इंसुलिन की डोजेस दे सके। उसके लिए हमें इंसुलिन मैन्युफैक्चर करना होगा, फर्मेंटर्स में, इंडस्ट्रियल लेवल पे, लार्ज अमाउंट में। तो वो हम कैसे करेंगे? हम बिल्कुल अपनी वो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाली टेक्निक थी, उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाली टेक्निक को यूज करते हुए इंसुलिन की प्रोडक्शन करवाएंगे। इंसुलिन की प्रोडक्शन हम कब करते हैं? इंसुलिन की प्रोडक्शन हम करते हैं फॉर ट्रीटिंग डायबिटीज। ये आसान सी एग्जांपल है, आई एम प्रीटी श्योर इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। क्लियर है? मैं आगे बढ़ू, फैक्टर 8 पे चले। सो एक तो हम इंसुलिन प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। Basically, we have to know some examples of the protein products made via genetic engineering। तो इनमें से एक हमारे पास होती है इंसुलिन। दूसरा हमारे पास, डू यू गाइस रिमेम्बर हीमोफिलिया दैट वी स्टडीड इन इनहेरिटेंस वाला चैप्टर? हीमोफिलिया में क्या होता है कि आपका फंक्शनल फैक्टर 8 प्रोटीन नहीं बन पाता। इज दैट व्हाट हैपेंस? जिन लोगों को हीमोफिलिया होता है, उनका फैक्टर 8 प्रोटीन नहीं बन पा रहा होता, जो एक्स क्रोमोसोम पे होता है। तो अगर फैक्टर 8 प्रोटीन बॉडी नहीं बना पा रही, एक फंक्शनल फैक्टर 8 प्रोटीन बॉडी नहीं बना पा रही, जिसकी वजह से हमारी ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म इन्फ्लुएंस हो रहा है। सो क्या हमारे पास अगर हम उस ऑर्गेनिज्म में, उस इंडिविजुअल में फैक्टर 8 प्रोटीन्स के शॉट्स दें, उसको इंजेक्शन की फॉर्म में फैक्टर 8 प्रोटीन दें, तो क्या वो हीमोफिलिया को कंट्रोल या मैनेज कर सकता है, कर सकेगा? डू यू थिंक दैट कैन हैपन? एग्जैक्टली। तो हम जो फैक्टर 8 प्रोटीन है, वो भी जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं। अच्छा, फैक्टर प्रोटीन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये ना हमारे पास, वी डोंट यूज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में हम क्या कहते हैं, फैक्टर प्रोटीन ही बनवा रहे होते हैं। इंस्टेंट हमारे पास हम ये बना रहे होते हैं हैमस्टर्स में। हैमस्टर्स आर प्रेजेंट इन, क्या कहते हैं, हैमस्टर्स आर लाइक रैबिट्स। हैमस्टर्स बहुत क्यूट से होते हैं शायद, अगर मैं आप लोगों को पिक्चर दिखा सकूं। हैमस्टर्स चूहे होते हैं। मुझे तो वो थोड़े से रैबिट्स और चूहों के बीच की चीज लगती है, मतलब। हाँ, चूहे और रैबिट्स के बीच बहुत क्यूट होता है। आई थिंक क्यूट पिक्चर, आई सेंड यू गाइस अ पिक्चर ऑन ग्रुप बिकॉज दे आर सो क्यूट। आई वांट यू गाइस टू अप्रिशिएट देयर क्यूटनेस। या वो बहुत जोर से आपको खाते हैं। आई हैव हर्ड दैट हैमस्टर्स आर वेरी स्केरी। वेयर इज इट बायोलॉजी? इट्स हियर। See, they're cute. They are injurious to health, yes, but they're very cute. Please say they are cute, or you can leave my class. They're cute, please. See, hamsters are cute. Look at the white one. Now, हमारे पास क्या कहते हैं, हमारे पास अब आ जाते नहीं, मैंने ग्रुप पे भेजा है। आई सेंड स्क्रीनशॉट ऑन ग्रुप। अच्छा, हमारे पास अब क्या करते हैं, फैक्टर 8 प्रोटीन कहाँ पे होता है? नॉर्मल ह्यूमंस में फैक्टर 8 प्रोटीन बन रहा होता है। फॉर पीपल हु डू नॉट हैव हीमोफिलिया, नॉर्मल ह्यूमन सेल्स में क्या होता है? फैक्टर 8 प्रोटीन बन रहा होगा। डू यू अग्री? उसकी ऑब्वियसली क्या कहते हैं, F8 जीन होगी, राइट? अब हम F8 जीन को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। जीन को किस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं ये हम सबको पता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को यूज करते हैं, ठीक है। अब हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से जो ह्यूमन जीन है, F8 जीन, ये वाली जीन,
हम इसको क्या कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। दिस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नॉर्मल ह्यूमंस, और इसको हम इंसर्ट कर देते हैं, इंसर्टेड इन ओवेरियन सेल्स ऑफ हैमस्टर्स। ओवेरियन सेल्स में या किडनी सेल्स में हम इनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। किसी और सेल में नहीं, ओवेरियन सेल्स में या फिर किडनी सेल्स में भी। यूजुअली देर ओवेरियन, बट कभी कभार किडनीज में भी यूज कर लेता है। सो जो हैमस्टर का ओवेरियन सेल होगा हम उसको लेंगे, ह्यूमन जीन को लेंगे, ह्यूमन F8 जीन प्लस DNA फ्रॉम ओवेरियन और किडनी सेल ऑफ hamster. नाउ दिस इज ह्यूमन डीएनए, दिस इज हैमस्टर डीएनए। इन दोनों के डीएनए को अगर हम कंबाइन कर देंगे तो आर डीएनए होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट स्पीसीज। क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा? क्या चीज समझ नहीं आ रही? ओके, अच्छा जोक्स। ओ माय गॉड, अच्छा ये समझ आ गया जो मैं कहानी सुना रही हूँ हैमस्टर्स और इंसानों की। गुड। अब हैमस्टर्स जो है उनका जो मेटिंग रेट होता है, उनका जो क्या कहते हैं ग्रोथ रेट होता है वो ज्यादा है। तो ये हैमस्टर्स जो आर डीएनए वाले हैमस्टर्स होंगे ना, ये जब मेट करेंगे तो ये क्या कहते हैं अपना, ऑब्वियसली क्या कहते हैं, ऐसे चलो इसमें इसमें नहीं जाते गहराई में, बस ये समझ लो एक आरडीएनए वाला हैमस्टर है। अब वो जो आरडीएनए वाले हैमस्टर है ना, वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा आपका F8 जीन, ठीक है, प्रोड्यूसेस F8 जीन। अब हमारे पास जो ये हैमस्टर्स F8 जीन बना रहे हैं, हम इनसे F8 जीन कह रही हूँ, सॉरी F8 प्रोटीन, फैक्टर 8 प्रोटीन बना रहा है, ठीक है। अब जब ये फैक्टर 8 प्रोटीन बना रहे हैं, तो अब जब ये फैक्टर 8 प्रोटीन है ना हैमस्टर्स का, वो हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तीनों का टेल मी कि मैं डायरेक्टली जो F8 प्रोटीन एक हैमस्टर ने बनाया, क्या मैं उसको डायरेक्टली इंसर्ट कर सकती हूँ एक ह्यूमन के अंदर, उसका इंजेक्शन बना सकती हूँ? नो। एक प्रोसेस होता है जो आप लोगों ने एएस में, जब आप लोग हाइब्रिडोमा मेथड पढ़ते हो तब पढ़ा होगा, जिसको हम कहते हैं ह्यूमनाइजेशन, मेकिंग इट फिट फॉर ह्यूमन यूज। सो हम उस F8 प्रोटीन को जो हमने हैमस्टर से लिया है उसको ह्यूमनाइजेशन के प्रोसेस से गो थ्रू करवाएंगे, फिट फॉर ह्यूमन यूज करवाएंगे, एंड देन इट वुड बी इंसर्टेड इन हीमोफिलिक पेशेंट्स। आरडीएनए क्या होता है? आरडीएनए इज अ डीएनए which consists of DNA from two different species or more than two different species. तो एक डीएनए का सेक्शन हमने इंसान का लिया, ओवेरियन डीएनए लिया हमने हैमस्टर का, इन दोनों डीएनए को आपस में जब हमने कंबाइन किया तो एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। ये वाला जो डीएनए है वो हैमस्टर के डीएनए से डिफरेंट है, वो ह्यूमन के डीएनए से डिफरेंट है, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है माँ। सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज। इज दिस क्लियर? एनी क्वेश्चंस? अब इसको रीड भी कर लेते हैं। So factor 8 protein is coded by F8 gene on the X chromosome. Factor 8 is a blood clotting protein which is deficient in individuals with hemophilia. Factor 8 gene is inserted into kidney or ovarian cells of hamsters, which is cultured in large fermenters ताकि ज़्यादा large amount में produce हो रहा हो. F8 protein is eventually extracted and purified for human conditions. अच्छा, हमारे पास एक दफा जैसे इंसुलिन का इंजेक्शन जो लोग कंज्यूम कर रहे होते हैं, वो बार बार इंसुलिन इंजेक्ट कर रहे होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से फैक्टर 8 इंजेक्शन एक दफा लगवा दिया तो लाइफ लॉन्ग आपको काम नहीं आएगा, आपको बार बार F8 प्रोटीन के बूस्टर इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे, बिकॉज प्रोटीन्स का हाइड्रोलिसिस हो जाता है हमारी बॉडी में। ये समझ? पीसीआर, पीसीआर से तो हम खाली जीन को एम्पलीफाई करेंगे ना, उस जीन को हमें किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म में डालना तो पड़ेगा ताकि वो ऑर्गेनिज्म उस जीन को एक्सप्रेस कर सके, प्रोटीन बना सके।
सो अगर मैं F8 जीन को एम्पलीफाई करके बहुत ज्यादा हैमस्टर्स में डाल के बहुत ज्यादा आरडीएनए बना रही हूँ, एग्जैक्टली वो हो रहा है। बट हमारे पास क्या कहते हैं, खाली जीन मुझे नहीं बढ़ानी, जीन का प्रोडक्ट चाहिए ना, जीन का प्रोडक्ट किसी सेल के अंदर ही बनेगा, तो मुझे किसी सेल में उस जीन को ऐड टू करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस खाली जीन का ऐसे ही नहीं हो, या वी वांट द F8 प्रोटीन ना, क्योंकि F8 प्रोटीन डेफिशिएंसी होते हैं हीमोफिलियक लोगों को। खाली जीन का हम क्या करेंगे? वी नीड द प्रोटीन ताकि हम उसके इंजेक्शंस बना सकें। बैक्टीरियल सेल में वो एक्सप्रेस नहीं हो पाता। सो जो जीन्स हमारी बैक्टीरियल सेल में एक्सप्रेस नहीं हो पाती, फिर हम उनको मेमेलियन सेल्स में इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो हर सेल में हर जीन एक्सप्रेस नहीं होती। सो फैक्टर 8 की जो जीन है वो बैक्टीरिया में एक्सप्रेस नहीं हो पाती, वो मैमल्स में एक्सप्रेस हो पाती है, तो हम किसी मैमल को यूज करते हैं उसके लिए। केस इन पॉइंट हैमस्टर्स। इज दिस क्लियर? आर वी गुड? We talked about using genetically engineered protein products. Genetically engineered protein products का क्या मतलब है कि हम जो प्रोटीन प्रोडक्ट्स हैं वो जेनेटिक्स लैब में बनवा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम इंसुलिन की प्रोडक्शन करवा रहे होते हैं आरडीएनए वाली मेथडोलॉजी से, या हमने कल फैक्टर 8 की बात की थी, फैक्टर 8 में हमने क्या कहा था, दैट basically there are people who have hemophilia जिनका functional factor 8 प्रोटीन नहीं बन पाता, and because उनका functional factor 8 प्रोटीन नहीं बन पाता, so their blood clotting mechanism is impaired, it does not function properly. And for that what we do is we can inject factor 8 protein in them. तो अगर हम उनकी खुद की बॉडी फैक्टर 8 प्रोटीन नहीं बना रही, तो हम एक फंक्शनल फैक्टर 8 प्रोटीन इंजेक्ट करते हैं। अब इंडस्ट्रियली हम किस तरह से वो फैक्टर 8 प्रोटीन इतने लार्ज स्केल पर बनवाते हैं, हम क्या करते हैं कि हम एक नॉर्मल ह्यूमन से फैक्टर 8 जीन एक्सट्रैक्ट करते हैं, और उस फैक्टर 8 जीन को हम फ्यूज कर देते हैं विद एन ओवेरियन सेल ऑफ अ हैमस्टर और अ किडनी सेल ऑफ अ हैमस्टर। तो हम ह्यूमन की जीन इंट्रोड्यूस कर देते हैं हैमस्टर के ओवेरियन या फिर किडनी सेल में। अब जो हैमस्टर है उसके पास एक नया टाइप का डीएनए है, उस डीएनए में उसका अपना ओरिजिनल डीएनए तो है ही है, बट एडिशनली उसके अंदर क्या आ गई है, ह्यूमन फैक्टर 8 जीन आ गई है। सो इट्स अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए दैट वी आर गोना इंसर्ट इन द हैमस्टर। सो ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने बनाया है जिसमें ह्यूमन फैक्टर 8 जीन है और ओवेरियन जीन है, तो हम वंस द क्या कहते हैं, वंस द हैमस्टर हैज दिस आरडीएनए, यस इट वुड बिकम ट्रांसजेनिक। तो हमने जब जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया हैमस्टर को, तो अब इस हैमस्टर के अंदर ह्यूमन F8 जीन प्रेजेंट है। जब इस हैमस्टर के अंदर ह्यूमन F8 जीन प्रेजेंट है, तो जब वो ट्रांसक्राइब होगी, ट्रांसलेट होगी, तो वो फैक्टर 8 प्रोटीन बनाएंगे। ये फैक्टर 8 प्रोटीन हम इस मेथडोलॉजी से लार्ज अमाउंट्स में प्रोड्यूस करवा सकते हैं हैमस्टर से। फिर जब ये हैमस्टर्स फैक्टर 8 प्रोटीन अपने ओवेरियन या किडनी सेल्स में बना लेंगे, तो इनके सेल्स से हम ये फैक्टर 8 प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करते हैं। वो एक्सट्रैक्टेड फैक्टर 8 प्रोटीन हम डायरेक्टली ह्यूमंस में इंजेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर हो सकता है, ब्लड हमारे पास क्या कहते हैं रिजेक्शन हो सकती है इस फैक्टर 8 प्रोटीन की। सो बिफोर वी इंसर्ट दिस फैक्टर 8 प्रोटीन इन ह्यूमंस, वी फर्स्ट हैव टू ह्यूमनाइज इट, make it fit for human use, and then the factor 8 protein is ready to be injected in a human who is hemophiliac. Is this clear? Humanize का मतलब making it fit for human use. So humanization is a process in which we make products obtained from other animals fit for human use. ये आप लोगों ने हाइब्रिडोमा मेथड में भी किया होगा। हाँ, हमको रिमूव नहीं कर रहे होते न्यूक्लियोटाइड्स, हम उनके क्या कहते हैं उस प्रोडक्ट को, हम प्रोटीन में न्यूक्लियोटाइड्स कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो हम बेसिकली क्या कहते हैं, उस प्रोटीन में उसके स्ट्रक्चर में कुछ इस तरह के चेंजेस लाते हैं कि उसका जो स्ट्रक्चर हो वो ह्यूमन प्रोटीन से सिमिलर हो। So we basically change the structure in a way that the human body would accept that protein. Okay.
अच्छा, तो अभी तक हमने कितनी प्रोटीन प्रोडक्ट्स की बात की, हमने इंसुलिन मैन्युफैक्चर की बात कर ली, हमने फैक्टरेट प्रोटीन की बात कर ली। ये दोनों चीजें आसान है क्योंकि इंसुलिन का हमें यूजेज बहुत कॉमनली पता होता है, और हमने फैक्टरेट काफी दफा डिस्कस किया हुआ होता है, हीमोफिलिया डिस्कस किया हुआ होता है। एक और डिजीज होती है विच इज ऑल्सो एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, जिसका नाम है ADA स्किड, and this is a short form for a disease, for a condition. It's also an autosomal recessive condition. अच्छा जी, अब ये जो हमारे पास ADS किड है, it basically stands for adenosine deaminase severe combined immunodeficiency. Now this is a disease that you guys are not familiar with. ये हम पहली दफा जीन टेक के टॉपिक में ही पढ़ रहे होते हैं। सो आई एक्सप्लेन व्हाट एग्जैक्टली दिस डिजीज इज, एंड इसके हम दो तरीके पढ़ेंगे, इसकी क्योरेबिलिटी के दो तरीके क्या हैं। ठीक है, अच्छा। ना हमारे पास immunodeficiency is something that you guys are aware of. Can you guys tell me what is your understanding of immunodeficiency? Yeah, the immune system is not working properly. Your immune cells, your WBCs, they are compromised. They are not functioning properly. They're not protecting you against diseases. They're not protecting you against infections, all of that. अच्छा, हमारे पास ये सेल्स आपने पढ़े होंगे AS में, जिनको हम बुलाते हैं टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स। याद है टी सेल्स? ठीक है। अब टी सेल्स हमारे पास लाइक एनी अदर बॉडी सेल्स, इनमें भी मेटाबॉलिज्म होता है, इनके भी बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। सो टी सेल्स में हमारे पास क्या कहती हैं, जब मेटाबॉलिज्म होता है तो उनके कुछ हार्मफुल बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं। कोई ऐसा वो होता है, क्या कहते हैं, रिएक्शन होता है, जिसके नतीजे में दो हार्मफुल या टॉक्सिक प्रोडक्ट्स बनते हैं, एंड दोज टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हैव टू बी इमीडिएटली ब्रोकन डाउन। वो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, आई वुड राइट देम डाउन फॉर यू। सो देयर आर टू टॉक्सिक प्रोडक्ट्स जो आपको पता होने चाहिए, एडिनोसाइन एंड डीऑक्सी एडिनोसाइन। ये क्या है, ये हमारे पास टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट्स ऑफ द टी सेल्स है ना। हमारे पास बॉडी में कभी भी कोई टॉक्सिक प्रोडक्ट बनता है, जैसे हमारी भी बॉडी के कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं जिनमें टॉक्सिक प्रोडक्ट्स बनता है। केस इन पॉइंट, हमारे पास क्या कहते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर हमारी बॉडी में बन जाए तो हमारी बॉडी में कैटलेज एंजाइम होती है जो कि उस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को फौरन से ब्रेक डाउन करती है। सिमिलरली हमारे पास जब हमारे अमीनो एसिड्स की डीएमिनेशन होती है, तो हमारे पास क्या कहते हैं, डीएमिनेशन में जो अमोनिया बनता है वो क्या कहते हैं, इट हैज टू बी रिमूव्ड इन, इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू यूरिया। तो हमारे पास क्या कहते हैं, जो भी हमारी बॉडी की टॉक्सिक प्रोडक्ट्स होती हैं, दे हैव टू बी इमीडिएटली कन्वर्टेड इनटू लेस टॉक्सिक प्रोडक्ट्स, राइट। तो हमारे पास जो एडिनोसाइन एंड डीऑक्सी एडिनोसाइन है, ये टॉक्सिक प्रोडक्ट्स है, दे नीड टू बी ब्रोकन डाउन। Now, in normal T cells, there is an enzyme which is known as adenosine deaminase. Now, आपको इसके नाम से पता चल रहा होगा कि जो ये एंजाइम है एडिनोसाइन डीएमिनेज, वो इसको एडिनोसाइन एंड डीऑक्सी एडिनोसाइन को ब्रेक डाउन कर रही होगी। सो हमारे जो नॉर्मल टी सेल्स होते हैं ना, नॉर्मल फंक्शनिंग टी सेल्स होते हैं, उनमें एक फंक्शनल एंजाइम होती है एडिनोसाइन डीएमिनेज, which is responsible, it is responsible for breaking down the toxic byproducts into
less toxic or harmful molecules. सो ये हमारे पास नॉर्मल टी सेल्स में ये एक एंजाइम प्रेजेंट होती है जो कि जो टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट्स हैं उनको डिटॉक्सिफाई कर रही होती है, उनको ब्रेक डाउन कर रही होती है। अब हमारे पास एक एंजाइम को कोड का चीज कर रही होती है, एक जीन कोड कर रही होती है। तो हमारे पास एडीए जीन होती है which basically codes for adenosine deaminase. So जो नॉर्मल एडीए जीन होगी वो नॉर्मल एंजाइम यानी एक फंक्शनल एंजाइम एडिनोसाइन डीएमिनेज को कोड कर रही होगी। सो हमारे पास जो डोमिनेंट जीन है ना, एडीए जीन, दैट कोड्स फॉर अ नॉर्मल फंक्शनिंग एंजाइम एडिनोसाइन डीएमिनेज, जिसकी वजह से हमारे जो टी सेल्स हैं उनका जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो बरकरार रहती है, क्योंकि उनका टॉक्सिक प्रोडक्ट जैसे ही बनता है वो फौरन से ब्रेक डाउन हो जाते हैं इनटू लेस टॉक्सिक लेस हार्मफुल प्रोडक्ट्स। तो हमारे पास नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है, डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है, डोमिनेंट एलील एक नॉर्मल एंजाइम को कोड कर रही है, वो जो नॉर्मल फंक्शनल एंजाइम है वो हमारे टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट्स को लेस टॉक्सिक चीजों में कन्वर्ट कर रही है, जिसकी वजह से द टी सेल्स ऑफ आवर इम्यून सिस्टम आर फंक्शनिंग नॉर्मली। यहां तक क्लियर है कि नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है? एनी क्वेश्चन सो फार? नाउ व्हाट इफ द एंजाइम इज नॉट बीइंग मेड, हमारे टी सेल्स में एंजाइम एडिनोसाइन डीएमिनेज बनना रुक जाए, बंद हो जाए बनना, या एक नॉन फंक्शनल एडिनोसाइन डीएमिनेज एंजाइम बन रही है। इन दैट केस व्हाट डू यू गाइस थिंक क्या होगा अगर एंजाइम नहीं बन पा रही या एक नॉन फंक्शनल एंजाइम बन रही है? टॉक्सिसिटी बिल्डअप होना शुरू हो जाएगी, हमारे जो टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट्स हैं दे वुड स्टार्ट अफेक्टिंग द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द टी सेल्स, हमारे टी सेल्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएंगे, उनकी फंक्शनिंग मुतासर हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाएगा। डू यू ऑल एग्री विद दिस अंडरस्टैंडिंग? सो हमारे पास जो एडिनोसाइन डी एमिनेज, अच्छा डेफिशिएंसी मैं लिखना भूल गई, सो इट इज एडिनोसाइन डी एमिनेज डेफिशिएंट सिवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। तो एडीएस किड में क्या होता है, एज यू गाइस कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस नेम, कि जो हमारे पास एंजाइम है एडिनोसाइन डीएमिनेज, हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं वो डेफिशिएंट हो जाते हैं इन दिस डिसऑर्डर, यानी कि उनकी बॉडी में एडिनोसाइन डीएमिनेज एंजाइम बनना बंद हो जाती है, या वो नॉर्मल एंजाइम नहीं बन पा रही है। So the individuals who have ADA skid, they do not have a dominant ADA gene, यानी कि उनके पास तो दोनों जीन्स हैं वो रिसेसिव वाली होंगी। जब वो रिसेसिव जीन्स होंगी तो हमारे पास क्या कहते हैं, those recessive genes would not be coding for a normal adenosine deaminase enzyme. And when the two recessive genes are not coding for this enzyme, तो हमारे पास जो T cells हैं, they will not be able to break down their toxic byproducts, due to which the toxicity would increase in our T cells, which would affect our immune system. Is this clear? Okay. So हमारे पास डिसऑर्डर में क्या होता है, of the enzyme ADA, टॉक्सिसिटी इंक्रीजेस। जब बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी होती है तो हमारे टी सेल्स जो हैं दे स्टार्ट टू डाई, दे स्टार्ट टू बर्स्ट, दे स्टार्ट टू डिक्रीज इन नंबर्स। T cells are unable to withstand high toxicity and start to decline. This obviously, हाँ टी सेल्स के अंदर टॉक्सिसिटी बिल्डअप होती है ना, बिकॉज टॉक्सिक सब्सटेंसेस टी सेल्स में बन रहे हैं और वो ब्रेक डाउन नहीं हो पा रहा है। Now, when our T cells would start to decline, that would obviously weaken our immune system. डिजीज समझ आ गई कि हमारे पास एडीए स्किड जो डिजीज है उसमें क्या हो रहा है?
अच्छा, तो बेसिकली हमारे पास एक एंजाइम नहीं बन पा रही। एंजाइम क्या होती है? प्रोटीन होती है। अगर हम इस एंजाइम के इंजेक्शंस देना शुरू कर दें इन पेशेंट्स को, तो क्या हमारे पास ये चीज क्या कहते हैं, मैनेज हो सकती है, ये डिजीज मैनेज हो सकती है इफ वी स्टार्ट गिविंग एडीए इंजेक्शंस? सो हमारे पास जो ये प्रोटीन नहीं बन रहा, हमारे पास जो ये एंजाइम नहीं बन रही, अगर इस एंजाइम को, इस प्रोटीन को हम जेनेटिकली इंजीनियर करना शुरू कर दें, लार्ज स्केल पे हम प्रोड्यूस करवाना शुरू कर दें, और उस एंजाइम के इंजेक्शंस हम देना शुरू कर दें पेशेंट्स को, सो उनकी जो ये कंडीशन है, इट कैन बी मॉडिफाइड, इट कैन बी मैनेज्ड। सो द एडीए enzyme can be produced on a large scale by using genetically modified bacteria, और वो ये यूजुअली हम इकोलाई बैक्टीरिया यूज करते हैं टू फॉर्म द एडीए एंजाइम। और फिर इसके जो हमारे पास बैक्टीरिया से हमारा ये प्रोटीन जब बन जाता है, एडीए एंजाइम जब बन जाती है, तो उसको हम एक्सट्रैक्ट करके इसके इंजेक्शंस बन जाते हैं। इंजेक्शंस हम फिर इंसर्ट कर सकते हैं इन आवर एडीएस किड पेशेंट्स। इज दिस क्लियर? एनी क्वेश्चंस? अच्छा, एक क्वेश्चन 3 मार्क का या 4 मार्क का आता है जिसमें पूछा जाता है दैट हमारे पास क्या एडवांटेजेस होते हैं बैक्टीरियल सेल या फिर मेमेलियन सेल्स को यूज करने के इन जेनेटिक इंजीनियरिंग? तो हमारे पास व्हाट यू गाइस थिंक, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग प्लाज्मिड्स और बैक्टीरिया? जूम आउट कर दो, इससे ज्यादा जूम आउट हो नहीं सकता। So basically, I was asking this question that what is the benefit of using bacterial cells, plasmids, या mammalian cells for genetic engineering to produce these protein products? हाँ, बैक्टीरिया को यूज करने के कोई एथिकल इश्यूज नहीं होते। सो अगर बैक्टीरियल प्लाज्मिड पे क्वेश्चन आए तो कोई एथिकल इश्यूज नहीं होते। लेकिन जो हमारे एनिमल राइट एक्टिविस्ट होते हैं उनको बहुत एतराजात होते हैं अगर हम एनिमल्स को यूज कर रहे हो जेनेटिक इंजीनियरिंग में। सो इफ इट इज अ कलेक्टिव क्वेश्चन विच इज सेइंग कि हम मेमेलियन सेल्स और बैक्टीरियल सेल्स के आप प्लस पॉइंट्स बताएं, सो उसमें मेंशन करना कि बैक्टीरिया को यूज करने के लिए, प्लाज्मिड्स को यूज करने के लिए कोई एथिकल डिबेट्स, कोई एथिकल कंसर्न्स नहीं होते। बट हाँ, अगर हम किसी एनिमल को यूज कर रहे हैं तो एथिकल कंसर्न्स रेज होती हैं। I think so. Somebody said in the chat box it is easy to produce. So yes, हमारे पास it is easy to produce in a way कि हमारे पास large volumes of a product can be produced in a short time. मैंने बताया हुआ है कि बैक्टीरिया का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के बीच का जो टाइम पीरियड होता है that's just 20 minutes. तो बैक्टीरिया अपनी पूरी जनरेशन within 20 minutes डबल कर सकता है। तो हमारे पास क्या कहते हैं, लार्ज वॉल्यूम ऑफ अ प्रोडक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन अ शॉर्ट टाइम। फिर हमारे पास जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं ना, उनको ग्रो करना आसान होता है। उनका जो कल्चर होता है, उनका जो कल्चरल मीडियम होता है वो इतना मुश्किल नहीं होता बनाना। सो दे डू नॉट हैव वेरी हाई न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। सो उनका कल्चर करना, उनको क्या कहते हैं, ग्रो करना आसान होता है। इस वजह से हम बैक्टीरिया को या स्मॉल मेमेलियन सेल्स को यूज कर रहे होते हैं। एंड ऑल्सो ये जो मेथड है ना, यूजेज ऑफ बैक्टीरिया या यूजिंग मेमेलियन सेल्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये कहीं पर भी यूज हो सकता है। लाइक अब तो क्या कहते हैं, इवन इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हमारे पास कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर खुद बैक्टीरियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक से प्रोटीन प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, इंसुलिन बन रही है। सो हमारे पास इट कैन बी कैरिड आउट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ज्यादा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, हम लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स बना सकते हैं थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग। और हमारे पास क्या कहते हैं, इट्स इजी टू कैरी आउट इन अ वे कि बहुत ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता इसका जो मशीनरी होती है। सो दीज आर द फ्यू बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग yeast cells और mammalian cells or bacterial cells. Is this clear? Any questions? Did I miss something in the chat box? मैम आपका कोई क्वेश्चन है? अच्छा, no, it is an autosomal recessive disorder. It is an autosomal recessive disorder, not a sex-linked disorder.
अच्छा, अभी तक हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो जेनेटिक इंजीनियरिंग करके हम प्रोटीन प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, हम लैब में ही सही प्रोटीन प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और उन प्रोटीन प्रोडक्ट्स को हम इंजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या कहते हैं, चलो ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, हमारे पास जेनेटिक डिसऑर्डर्स हम इनहेरिट करते हैं, दे आर नॉट इन्फेक्शियस दैट दे वुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। एड्स हमारे पास एक इन्फेक्शियस डिजीज थी, वो पैथोजन कॉज कर रहा था, यहाँ पे कोई पैथोजन नहीं है तो कोई मोड ऑफ ट्रांसमिशन नहीं है सिवाय इनहेरिटेंस के, राइट।